हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में कूले रह गए थे। कूले को पढ़ते हैं, पहले जानते हैं। तो कूले का क्या है? कूले एक शिकागो संप्रदाय के विद्वान थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ के विद्वान थे। ये थे शिकागो स्कूल के, तो आपको ये पता होना चाहिए शिकागो संप्रदाय के विद्वान थे। और इन्होंने मीड से डिफरेंट बात बोली थी। जैसे डिफरेंट क्या बोली थी? वो स्व और समाज को एक ही में रखते थे, लेकिन अलग अलग रखते थे। लेकिन ये क्या करते हैं? स्व और समाज को जुड़वा मानते हैं, एक ही मानते हैं, स्व और समाज। और ये कहते हैं स्व और समाज से दोनों से मिलकर जो इंटरेक्शन होता है वो सोशलाइजेशन होता है। थोड़ा थोड़ा मैचिंग उनसे बात है। ये इन दोनों से मिलकर इंटरेक्शन होता है और फिर बनता है, लास्ट में जाके सोशलाइजेशन होता है। तो स्व और समाज को ये आपस में जुड़वा मानते हैं। ये इनका कोटेशन बहुत फेमस है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नॉर्मली सभी लोगों को लर्न होगा। और इसके अपोजिट बात करते हैं मीड। और समाज को इन्होंने क्या माना है? समाज को माना है एक दर्पण। सोसाइटी जो है उसको कहते हैं एक दर्पण है। दर्पण का क्या मतलब है? दर्पण जैसे कि मिरर होता है, उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। उसी तरह जो सोसाइटी है वो इनडायरेक्टली हमें बताती है कि हम कैसे लग रहे हैं, इन द सेंस हम कैसे हैं, हमारा सोसाइटी में स्टेटस कैसा है, हमें लोग पसंद करते हैं या हमें नहीं पसंद करते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो सोसाइटी ही हमें बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको रेगुलर बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, आप अच्छे नहीं हो पढ़ने में, आपसे ये काम नहीं होगा, तो उसके माइंड सेट में ये बैठ जाता है कि वो वाकई में अच्छा नहीं है। तो ये समाज हमें बताता है कि हम अच्छे हैं या नहीं हैं। उसी के अनुसार हम अपना बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं और उसके बाद हम वैसा करने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें पसंद करें, या फिर जो भी हमारे में मिस्टेक हुई होती हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सोसाइटी दिखाती है कि हमें एक्चुअल में कैसा होना चाहिए और हम कैसे हैं, उसी के अनुसार हम बिहेवियर करते हैं। तो ये कहते हैं स्व और समाज जुड़वा है, इसी से हमारे सोशलाइजेशन का निर्माण होता है। और सोसाइटी को ये एक मिरर दर्पण की समान मानते हैं, इसीलिए इन्होंने थ्योरी का नाम दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी तो आप सभी को पता है किसकी है? कूले की है। तो ये समाज में कहते हैं व्यक्ति अपने आप को समाज में देखता है या अपनी छवि समाज में पाता है, उसी के अनुसार अपने बिहेवियर में चेंज करता है। तो ये थोड़ा छोटा सा ही था, इनके में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी। आपको इतना ही लर्न करना है और समझने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बोली है। इसके आगे हम आते हैं गॉफमैन पे। तो गॉफमैन सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ लेते हैं और इनसे मिलती जुलती बात करते हैं, पर आगे चल के थोड़ा सुधार करके अपना एक नया सिद्धांत देते हैं। और उस सिद्धांत का नाम है अभिनय शास्त्री उपागम। ड्रामाटर्जिकल वाला जो उपागम है, पर्सपेक्टिव है, वो गॉफमैन ने दिया है। इसको इस नाम से जाना जाता है। तो ड्रामाटर्जिकल में इनका एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसमें गॉफमैन आएंगे। वैसे हम इसको साथ में रख सकते थे, लेकिन ये इससे मिलती जुलती बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अलेक्जेंडर ने न्यू फंक्शनलिज्म की बात की थी, वैसे ही ये सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म पर्सपेक्टिव ना कहते हुए इसको अभिनय शास्त्री उपागम कहते हैं। तो इसमें गॉफमैन आते हैं। गॉफमैन का एक फेमस कोटेशन है, वो कहते हैं मनुष्य जो है वो हमेशा से सक्रिय रहा है। सक्रिय का क्या मतलब है? जिज्ञासु रहा है, हर चीज़ के बारे में वो जानने की कोशिश करता है, हर चीज़ के बारे में वो जिज्ञासा रखता है कि ये क्या है, ये कैसे है। तो ये उत्सुकता उसमें बनी रहती है। इसलिए उन्होंने बोला कि मनुष्य हमेशा से ही सक्रिय रहा है और वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सक्रिय मनुष्य को बताता है, तो उसमें कौन होगा? गॉफमैन होंगे। गॉफमैन ने सोसाइटी को एक रंगमंच के समान माना है। जहाँ कूले सोसाइटी को एक दर्पण मानते थे, वहाँ जो गॉफमैन है वो सोसाइटी को क्या मानते हैं? एक रंगमंच मानते हैं। उसमें उस रंगमंच में क्या होता है? जो दूसरे व्यक्तियों का रोल होता है, दूसरे व्यक्तियों की जो भूमिका होती है, उसको कलात्मक रूप से करने की कोशिश करते हैं दूसरे व्यक्ति। दूसरे का ड्रामा करने की कोशिश करते हैं। वही
जो रोल टेकिंग बताया था मेड ने, उसी को यहाँ पे ये करने की कोशिश करते हैं। और इसी के दौरान जब ये कर रहे होते हैं तो जो आई होता है वो किस में चेंज होता है, मी में। इसका मतलब यहाँ आके उसका इंटरेक्शन होता है आपस में और फिर जो आई होता है वो मी में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने रंगमंच का सिद्धांत दिया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं या बात की है, जिसको अग्रमंच और पश्चमंच बोला है। तो अग्रमंच वो होता है जहाँ पे हम सामने देखते हैं कोई भी ड्रामा हो रहा है या फिर कोई भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको डायरेक्टली देखते हैं, तो जो अग्रमंच होता है वो हमको डायरेक्टली प्रभावित करता है। लेकिन जो पश्चमंच होता है वो उसके पीछे की स्टेज होती है, जिसमें हमें नहीं पता होता है कि जो भी एक्टर है उसने कितनी मेहनत की है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, कैसे वो रिहर्सल करता है, कैसे सीखता है, क्या मिस्टेक करता है, ये सब कुछ हमारी आँखों से छुपा होता है। तो ये पश्चमंच में होता है। तो इसको इन्होंने आई बोला है क्योंकि आई में जो होता था वो अनऑर्गेनाइज्ड जो आंसर बोलते थे मीड, उसी तरह इसको आई बोलते हैं। और जो ये पश्चमंच है वो मी है। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है अग्रमंच से पश्चमंच के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसी दौरान आई मी में बदलता है क्योंकि वो अपने आप को जानता है या सीखता है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अग्रमंच और पश्चमंच की बात की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई है, वो है इंटरेक्शन का क्रम भी बताया है इन्होंने। तो अगर अंतःक्रिया का क्रम पूछा जाता है किसी एग्ज़ाम में तो वो किसी और ने नहीं बताया है, वो है गॉफमैन। अब आपको ये जो 5 क्रम हैं वो लर्न करने होंगे। तो पहले नंबर पे आएगा इंटरेक्शन कैसे होगा। पहले कोई व्यक्ति होगा, इंटरेक्शन के लिए व्यक्ति तो मस्ट है। उसके बाद उसका संपर्क किसी दूसरे व्यक्ति से होगा। जब संपर्क होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि संपर्क ऐसे तो हो नहीं जाता है, आपस में कुछ मुठभेड़ होगी, बातचीत होगी, कुछ होगा तब जाके संपर्क होगा। उसके बाद फिर मंच अभिनय, तब 3rd नंबर पे आएगा मंच अभिनय। उसके बाद मंच अभिनय के बाद क्या होगा, सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान होगा। तो सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान सबसे लास्ट में होगा। रिचुअल कोई भी होगा तो सबसे लास्ट में होगा। इसको अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि कोई एक व्यक्ति है वो सबसे पहले नंबर पे होगा और उसका सामाजिक अनुष्ठान होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो अनुष्ठान तो लास्ट में जाकर होगा। तो पहले व्यक्ति होगा, फिर वो किसी से संपर्क करेगा, संपर्क करके मुठभेड़ बनाएगा। जब मुठभेड़ हो जाएगी तब जाके वो मंच अभिनय करेगा। तो मंच अभिनय 3rd नंबर पे है और मंच अभिनय के दौरान या उसके बाद सामाजिक प्रसंगों का क्या होगा, वो अनुष्ठान होगा। तो यहाँ पे जो वो बता रहे थे अग्रमंच और पश्चमंच के जो बीच की अवस्था होता है उसी के दौरान आई मी में बदल जाता है। तो यही बात वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मंच अभिनय के बाद जो मंच पे वो दिखाएगा उसके बाद क्या होगा, सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान होगा। तो अनुष्ठान सबसे लास्ट में होगा। व्यक्ति सबसे पहले संपर्क करके मुठभेड़ बना के मंच अभिनय करेगा और लास्ट में जाके अनुष्ठान करेगा। ऐसे करके आप ये बना सकते हैं ट्रिक। तो सामाजिक अंतःक्रिया के क्रम के ये 5 इन्होंने की पॉइंट बताए हैं गॉफमैन ने। बाकी इनके में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनकी बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आपको ऑब्वियसली मिलेंगी। एक ना एक बुक तो मिल रही है, बहुत सारी बुक हैं, मैंने लिख दिया है, आपको एक रिवीजन कर लीजिए। बाकी ये बुक्स आपको सारी बुक में मेंशन मिल जाएंगी, तो आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप नोट करें, बस आप एक बार रीड आउट कर लें तो भी आपको ईजी पड़ेगा। तो पहली बुक है कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइलैंड कम्युनिटी। ये बुक आई थी 1953 में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ये तो फेमस बुक है, आप लोग कर लेंगे, इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है। दूसरी है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ये भी बहुत पूछी जाती है, तो बेसिक ही बुक है। असाइलम भी फेमस बुक है, 1961 में आई है। इसके अलावा है एनकाउंटर्स, वो भी 1961 में आई है। इन दोनों का ईयर सेम है, तो आप अगर ईयर पूछा जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। उसके बाद है बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस से आप कर सकते हैं, ड्रामा कहाँ करेगा, वो पब्लिक प्लेस पे करेगा। तो बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस हो गया 1963। उसके बाद स्टिग्मा है 1963, ये भी दोनों सेम ईयर में है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, स्टिग्मा और बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये दोनों
एक ही में है। स्टिग्मा का मतलब होता है कि कलंक लग जाना, कि कोई भी, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि कोई अगर बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट, आप उसको रोज़ रोज़ कहेंगे आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तो उसके दिमाग में ये स्टिग्मा सेट हो जाएगा, कलंक लग जाएगा कि हम वाकई पढ़ने में अच्छे नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें, तो फिर वो मेहनत करना छोड़ देगा। तो ये स्टिग्मा सेट हो जाता है माइंड में, तो इसकी वजह से वो चीज़ सेट हो जाती है कि हम ऐसे ही हैं तो फिर हमें ऐसे ही करना है। जो मीड कहते हैं, सोसाइटी हमें बताते, कूले कहते हैं, सोसाइटी हमें बताती है कि हमें कैसा बिहेवियर करना है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद है इंटरेक्शन रिचुअल, जो वो बताते हैं सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान, तो रिचुअल से आप कर सकते हैं। 1969 में आई थी। फिर है रिलेशन इन पब्लिक, पब्लिक की जैसे ही बात आएगी आप तुरंत समझ जाएंगे कि गॉफमैन है, क्योंकि पब्लिक में ही ड्रामा होगा। इस तरह से आप ट्रिक बनाएंगे तो हो जाएगा। जेंडर एडवर्टाइजमेंट, अब यहाँ पे जेंडर एडवर्टाइजमेंट तो वैसे बुक कैसा लगता है कि 1976 में आई है कि कैसे लर्न करें, तो एडवर्टाइजमेंट से आप देखिए, जैसे कोई भी आपका ड्रामा है, कोई भी कुछ भी होने वाला है, तो पहले उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि इस डेट को ये रिलीज़ होगा, तो आपको पहले ही पता चल जाता है। तो आपको लर्न करना है तो दिमाग में से की पॉइंट सेट करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। जैसे मैंने आपको गॉफमैन से रिलेटेड कुछ की पॉइंट बताए, एक हो गया पब्लिक, पब्लिक प्लेसेस आया, गॉफमैन हो गया। नेक्स्ट हो गया ड्रामा की बात आई, गॉफमैन हो गया। फिर रिचुअल की बात आई, गॉफमैन हो गया। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट से तो कुछ नहीं की पॉइंट बन पाएगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट किसी ड्रामा का एडवर्टाइजमेंट होगा तब हम उसको देखने जाएंगे। तो इस तरह से करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ ये गॉफमैन हो सकते हैं या उनकी बुक है। आप कई बार जब रिविज़न करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मैंने आपको 2 पर्सपेक्टिव्स में बता दिए, एक है अभिनय शास्त्री और एक जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो हमारा चल रहा था उसमें कूले का रह गया था, तो वो बता दिया। अब हम दूसरा पर्सपेक्टिव जो हमारे बचे हैं उन पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहिए हमारे साथ और नया कुछ ना कुछ सीखते रहिए।